सदाबहार सच्ची कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ पर एक ऐसा रस्म था, जिस लड़की की भी शादी होने लगती उसे एक रात पहले उसके बाजू पर सुर्ख रंग का धागा बांध दिया जाता और जिसकी वजह से वह सारी रात सोई रहती और अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती तो उसके पास पैसे होते और पाँव पर हल्दी लगी होती। मुझे इस सब में बहुत अजीब लगता था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और ये बात जानना चाहती थी कि जब मेरी शादी से एक रात पहले बाजू पर धागा बांधा तो मैं चुपके से उस धागे को तोड़कर फेंक दिया और नींद का नाटक किया। अभी 5 मिनट भी ना हुए थे कि देखकर मेरी रूह कांप गई। अब सुनिए पूरी कहानी मेरी जुबानी। जब शाम ढलकर रात के आगोश में गिरती जा रही थी पर सुकून से लापरवाह होती चली जा रही थी, मैं छत पर बैठी परिंदों को अपने घोंसलों के तरफ वापस लौटते हुए देख रही थी। जब मेरी माँ मेरे पास आकर बैठ गई, एकदम से मुझे सारे माहौल से ही घुटन होने लगा था। मेरी माँ बोली, अनीसा, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है। शादी के रात अपने बाजू पर सुर्ख रंग का धागा बांधा है और मैं तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात ना सुनूं। मेरी माँ उठकर चली गई थी। मैं गुस्से से उनकी पीठ पर घूरती रह गई थी। मुझे अपनी माँ एक आंख भी नहीं भाती थी। उसकी वजह ये थी, मुझे तो किसी को बताते हुए भी दहशत हो जाती थी। हमारे खानदान का रिवाज था, जिस लड़की की भी शादी होती वह शादी से एक रात पहले उसके बाजू पर वह धागा बांधा जाता। फिर सुबह उसके ढेर सारे पैसे और कपड़े मिलते थे, लेकिन मुझे ये रिवाज हरगिज पसंद नहीं था। मैं उस रस्म को और तोहमत परस्ती में गिनती थी, लेकिन यहाँ इस रस्म के पीछे छुपी हकीकत को भी जानना चाहती थी। इसलिए दिल ही दिल में एक मंसूबा बनाकर बैठी थी। शाम को सभी औरतें हल्दी लगाने आई थीं। मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी किसके साथ हो रही है, किस खानदान में हो रही है और कौन से इलाके में ब्याह कर जाऊंगी या फिर किसी मुल्क में जा बसूंगी। मैंने माँ से दबे दबे शब्दों में पूछा था, मगर वो बिगड़ गई और बोली, क्या तेरे लिए जानना काफ़ी नहीं है? तुम दुल्हन बनोगी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। माँ मुझे मेरी पढ़ाई के ताने भी देने लगी थी। वह बोली, ज़्यादा पढ़ लिख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तेरी बहन घर से भागने के लिए जो गलत कदम उठाए हैं ना, ऐसा तुम मत सोचना। तुम दोनों बहनों ने हमारी नाक कटवा दी, किसी को नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे माँ से ऐसी ही बात की उम्मीद थी, इसलिए मैंने अपना दिल खराब नहीं किया। मैं पापा के पास बड़ी आस लेकर गई थी। मैंने पापा से कहा, पापा जी, जिस लड़के के साथ शादी हो रही है मैं उसकी तस्वीर देखना चाहती हूँ। पापा से इस तरह के जवाब की भी उम्मीद नहीं थी। वह बोले, ये बेशर्मी की बातें हैं। तुझे ये बात बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई क्या? तुम भी अपनी बहन सबाना जैसे इरादा रखकर बैठी हो। शादी के रात चुप से सुर्ख धागा अपने बाजू पर बांध लेना, यही रीत है और यही रिवाज है। मैं चुप हो गई थी, क्योंकि वह रिवायत हम दोनों बहनों के रास नहीं आई थी। आज भी सोचकर मेरा दिल दहल जाता था। जिस रात मेरी बड़ी बहन सबाना की शादी थी वह बहुत खुश थी। उसने हाथ पर धागा बांधा हुआ था, लेकिन न जाने आधी रात को क्या हुआ था। उसकी चीखों की आवाज़ से पूरा घर गूंज गया था। हम सब उठकर बैठ गए थे, लेकिन जब हम भागकर उसके कमरे में गए तो उसका कमरा खाली था, जबकि उसकी चारपाई पर सोने के जेवर और पैसे पड़े हुए थे। तब मेरी उम्र 14 साल की थी। मैंने आंखों में डर भरकर माँ से पूछा कि माँ, शबाना किधर चली गई? मेरी मम्मी ने कहा कि वे घर छोड़कर भाग गई है, लेकिन न जाने मम्मी की बात पर मुझे यकीन नहीं आया था। जब मेहमान अपने घरों को वापस चले गए तो मैंने एक बार फिर माँ से पूछा, शबाना किधर चली गई है? माँ ने फिर कहा था, बताया था ना, भाग गई है। वह हमारे मुंह काला कर गई है। जमाने वाले कहते हैं कि मैंने उसकी अच्छी परवरिश नहीं की, इसलिए मेरी नाक कटवा कर भाग गई। लेकिन मुझे अपनी बहन का पता था। उसकी ना तो किसी के साथ कोई दोस्ती थी और ना ही किसी के साथ प्यार करती थी, तो फिर वह किसके साथ भाग सकती थी? मैंने माँ से कहा, अच्छा, बाजी ने भागना ही था, शोर क्यों मचाए? हो सकता है किसी ने उसे अगवा किया हो। मम्मी ने मुझे घूर कर देखा तो बोली, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। मुझे सबाना आपी को बहुत ज़्यादा याद करती थी। मैं चुप चुप कर उनके लिए रोया करती थी, मगर ये तो ऐसी बेवफा थी कि उन्होंने कभी पलट कर मिलना भी गवारा नहीं किया था। मेरे दिल से मेरी बहन का गम नहीं जाता था। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बहन को ढूंढ कर रहूँगी। कहाँ से ढूंढूंगी, कैसे ढूंढूंगी, इस बात की मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अरबाज के नाम एक खत लिखा था। मैंने उसको अपनी शादी के बारे में बताया था। अरबाज 2 महीने पहले ही
हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हुआ था। वह एक पुलिस ऑफिसर था। जब मुझे पता चला कि पुलिस ऑफिसर है तो मैं एक दिन अपनी माँ से छुपकर उसके घर गई थी। मैंने उससे मदद मांगी थी। वह मुझे अपनी बहन जूही से मिलवा दिया। उसने हामी भर ली थी। अरबाज एक अच्छा और नर्म दिल खुश मिजाज इंसान था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। उसने भी मोहब्बत का इजहार कर दिया तो मैंने भी उससे सब कुछ बता दिया। वह शबाना आपी के तलाश में इधर उधर भटक रहा था, मगर उनका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। अरबाज को खत लिखकर मैं बेफिक्र हो गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी बाकी मामला वह सब संभाल लेगा, मगर उसके जवाबी खत ने मेरे होश उड़ा दिए थे। उसने लिखा था, तुम अपने माँ बाप का कहना मानो, उनके फैसले के आगे अपना सर झुका दो। मैं उस खत को बड़ी बेयकीन के साथ पढ़ रही थी और रोती जा रही थी। अब मेरे पास कोई हल नहीं बचा था, इसलिए मैंने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें बनवाए थे। मैं उन्हें लेने बाजार गई। एक फकीरनी आकर मेरा पल्लू थाम लिया था। उसने मेरे आगे हाथ फैला दिए। मैंने उसको अपना सदका दिया तो उसने अपने हाथ एकदम से पीछे कर लिए। फिर वह बोली, शादी के रात अपने बाजू पर सुर्ख धागा मत बांधना, नहीं तो तबाह और बर्बाद हो जाओगी। अपने मोहल्ले की तरह इतना कहकर वह फकीरनी भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ गई थी। मैं शायद उसकी बातों से घबरा गई थी, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ गई थी। सारा दिन फकीरनी की बातों को अपने दिमाग से झटकती रही, मगर रात हुई तो मैं सोने के लिए लेट गई। मुझे फकीरनी की बातें बार बार याद आ रही थी। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। अब मैं सोच रही थी कि मेरा क्या होगा। उस फकीरनी के साथ भी कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने मुझे चौंका कर रख दिया था। मैं याद ना कर पाई थी, लेकिन उसके शब्द अभी तक मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। और कौन थी, और वह हमारे गांव की लड़कियों को कैसे जानती थी। गांव की एक लड़की की शादी 4 महीने पहले हुई थी, लेकिन वह अभी तक एक बार भी ससुराल से अपने मायके नहीं आई थी। मेरी बाकी कजन इस तरह हमारे खानदान में और भी बहुत सी लड़कियों की शादियां हुई थी। हर लड़की रात में धागा बांध लेती थी और सुबह विदा होकर चली जाती थी, लेकिन फिर उनका कोई अता पता नहीं मिलता था। और वे लड़की कहाँ जाती और कहाँ रहती होंगी किसी को कुछ खबर ना होती। माँ से पूछती तो वह कह देती सब धागे की करामत है। मगर अब जब मुझ पर टाइम आ गया तो मेरे हौसले बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। अभी भी मैं इसी कशमुकश में बैठी थी जो मुझे ही तलाश करने थे और अपने आप को मुझे बचाना भी था। मैंने चुप रहने का फैसला किया था। मैं चुप से अपनी शादी की तैयारियां करती जा रही थी। माँ और पापा दोनों ही मेरी तरफ से बेफिक्र हो गए थे। अब वह अपने कामों में लग गए थे। पापा रोज़ सब्जियां बेचने जाते और मम्मी पापा के जाते ही प्रेस वाले कपड़े पहनकर लिपस्टिक लगाकर कोठी में काम करने चली जाती थी। मैं घर में बैठी बस देखती रह जाती थी। मैंने एक बार फिर से बाजार का चक्कर लगाया था, मुझे उस दिन वाली फकीरनी मिल जाए, मगर मुझे वह कहीं भी नहीं मिली थी। बाजार भी बिल्कुल बंद होती जा रही थी। फिर मैं मायूस होकर वापस अपने रास्ते पर आ गई थी। फिर घर वापस आ रही थी जब मेरी अरबाज पर नज़र पड़ी थी। दिल में ख्याल आया, मुझे आखिरी बार उससे बात कर लेनी चाहिए। आखिर मुझे भी तो मालूम हो उसने अचानक मुझसे नज़रें क्यों फेर ली है। मैं यही सोचती हुई अरबाज के घर में दाखिल हो गई। मेरी खुशकिस्मत थी कि घर का दरवाज़ा खुला था। अपने दबे दबे कदमों से आगे बढ़ रही थी। अचानक मम्मी की आवाज़ मेरे कान में पड़ी थी। मैं चक्कर खाकर रह गई थी। माँ अरबाज से कह रही थी कि उस्ताद जी, घर की सफाई हो गई है, अब बर्तन धो दिया है। वह भी कुछ बोला था, मगर मैं उल्टे कदमों से घर लौट आई थी। अब मुझे पता चल गया था कि अरबाज मुझसे पीछे क्यों हट गया था। उसने एक काम वाली की बेटी से शादी करके भी क्या करता। मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। इधर मेरी शादी के दिन करीब आ गए थे। धागे के बाद मेहंदी और फिर मेरी विदाई थी। मैं डर से कांप रही थी। फिर मेहंदी के रात मम्मी ने मुझे सुर्ख रंग का वह धागा उन्होंने मेरे बाजू पर बांध दिया था। मम्मी के जाते ही मैंने मम्मी वाला सुर्ख धागा कैंची से काट कर छुपा दिया और अपने पास पहले से लिया हुआ धागा अपने ऊपर लपेट लिया था। बाजू पर बांधे अभी थोड़ी ही देर बीते थे कि मुझे खटपट की आवाज़ें आने लगी थी। कोई दबे कदमों से मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मैं घबरा गई और मेरे करीब करीब होता हुआ चला जा रहा था। अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। सामने खड़े आदमी को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरे सामने अरबाज खड़ा था। अरबाज ने मुझे चुप रहने का इशारा किया था।
फिर मेरे कान में बोला, चुपचाप मेरे साथ चलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने दिल की सुनने की ठान ली थी। मैं उठकर अरबाज के पीछे पीछे जल्दी से हो ली। वह हमारे घर के पीछे ले गया था। फिर वह बोला, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना लूँगा। मुझे मालूम हुआ कि वही मेरा पति है, मुझे घर की बाकी लड़कियों की तरह गायब होने से बचा सकता था। मैंने हामी भर ली तो उसने भी मुझे दीवार को छलांग लगाने को कहा और खुद भी मेरे साथ छलांग लगा दी। मैंने घर की चारदीवारी से छलांग लगाकर पार कर चुकी थी अरबाज के साथ। उसने मेरा बहुत साथ दिया था। उसने मेरे लिए खाना बनाया, मुझे खाना खिलाया और उसने एक कमरा भी दिया। मैं उस कमरे में आराम से लेट गई थी। जैसे ही मैं लेटी, गहरी नींद में चली गई थी। सुबह उठी तो मैंने अरबाज को पुलिस यूनिफॉर्म में देखा तो वह बोला, मैं अब ड्यूटी जा रहा हूँ, तुम पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना। मैंने अरबाज के जाते ही कुंडी लगा दी थी। दिन के 12 बजे थे जब मैंने शहनाइयों की आवाज़ सुनी। मैं बड़ी हैरान हुई कि आज किसकी शादी है। 3 घंटे के बाद बारात बड़ी धूमधाम से लौटी थी। खैर, मैंने सर झटक दिया। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बना रही थी जब अचानक किसी ने पीछे से आकर मेरे मुंह पर कुछ रख दिया था। अगले ही पल मैं बेहोश हो गई थी। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक अजीब से घर में पाया। मैंने आंखें खोली, इधर उधर देखने की कोशिश की। अजीब सा कमरा था। किचन, जमीन, पक्की छत, बाहर से बच्चों की रोने की आवाज़ें गूंज रहे थे। चकराते सर के साथ उठ बैठी थी। मैंने सोचा मैं जरा बाहर जाकर देखूं, आखिर मैं हूँ कहाँ पर। मैं उठकर बाहर गई तो 4 मैले कुचेले से बच्चे मुझे आकर लिपट गए थे। वे खुशी के नारेबाजी लगा रहे थे। मेरी मम्मी उठ गई। ये सब देखकर मैं बिल्कुल सुन रह गई थी। तभी घर के एक तरफ से खांसती हुई एक बुढ़िया घर के सामने आई और बोली, हमारे घर इस तरह देर सोने की रिवाज नहीं है, तुम अपना चाल चलन सुधार लो। और मैंने कहा, आखिर आप कौन लोग हो और मैं इधर क्या कर रही हूँ। उस औरत ने किसी को आवाज़ देकर बुलाना शुरू कर दिया, रुस्तम, तेरी दुल्हन उठ गई। ये रुस्तम कौन था? मेरी शादी तो अरबाज से होनी थी। मैं अपने दिमाग पर बहुत जोर डाल रही थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। जब कोई 55-50 साल का आदमी छत से उतरा, नीचे आ गया था। उसकी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी, आंखों में सुरमा डाला हुआ था और मोटा सा आदमी मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ था। फिर वह अपनी माँ से बात करने लगा और मेरे निकाह के लिए मौलवी साहब का इंतज़ार करने लगा। अब तो मेरी रूह कांप कर रह गई थी। मैं चीख ही पड़ी थी, मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैं जानती हूँ तुम लोग कौन हो। मुझे अरबाज के घर से अगवा किया है। तुम लोगों को अरबाज छोड़ेगा नहीं। वह आदमी हंसकर बोला, तुमने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया है। हमने तुम्हें अगवा कर लिया है, लेकिन तुम बेफिक्र हो जाओ। अरबाज तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि हम तुम्हारे शहर से बहुत दूर इलाके में रहते हैं। अब तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि तुम चुपचाप मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें भूखे कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। इस आदमी की आंखों में इस तरह जलाल था। मैं सच में इससे बहुत डर गई थी। मैं समझ गई यहाँ से बचकर निकलना अब मेरे बस में नहीं। इसलिए मैंने चुपचाप रुस्तम का कहा मान लिया था। शाम में मेरा निकाह हुआ और मैं रुस्तम के 4 बच्चों की माँ बन गई। मेरे आने से मेरी सास ने घर के काम से अपना हाथ खींच लिया था। अब अगवा करके लाई गई दुल्हन सारे घर को संभालने में लग गई। खुद को इस माहौल में ढालने की कोशिश करने लगी। आग जलाती तो आंखों में इस तरह धुआं भर जाता, कई कई दिन तो मुझे नज़र भी नहीं आता। मैं इसी बहाने बैठकर बहुत रोया करती थी। मुझे रुस्तम के 4 बच्चों पर बहुत तरस आता था। वे बहुत छोटे से थे, 6 साल से किसी की भी उम्र ज़्यादा नहीं थी। मैं उनको नहला धुला कर उनको साफ सुथरा कपड़ा पहना देती, लेकिन मैंने अपने आप को हर पल चौकन्ना रखा हुआ था। मेरी सास के पास सारा दिन गांव की औरतें आती रहती थी। उनकी हाजिर गुजारी, मुझे पता चला था कि मुझे बनारस लाया गया है और मैं मद्रास की रहने वाली थी। मुझे तो कोई ढूंढ भी ना पाता। इसलिए मैंने अपने फरार होने के लिए खुद कोशिश कर रही थी। इस इलाके में रुस्तम की बीवी बनकर उम्र बिता देना मेरे लिए नाकाबिले गौर था। इस तरह तो मैं घुट घुट कर मर जाती। एक दिन मैं घर के कामकाज कर रही थी जब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी। मैं फौरन चक्कर खाकर गिर गई थी। रुस्तम भागकर मेरे पास आया और मुझे करीबी डॉक्टर के पास ले गया था। मैंने सारा रास्ता थोड़ी थोड़ी आंखें खोली रखी थी। मैं रास्ते को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने बेहोशी होने का नाटक 2-3 बार कर दिया था।
फिर मैं अपनी सास को कहती, आप क्यों बाहर से सब्जी लेने जाती हैं? लेकिन वह भी बहुत जिद्दी औरत थी, मुझ पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकती थी। फिर मैं उनके पोते पोतियों को अपना लिया। सास की खूब सेवा करती, रुस्तम की सेवा करती, घर को मैंने पूरी तरह से संभाल लिया था। तब कहीं जाकर उन्हें मुझ पर यकीन हुआ। सास ने मुझे सब्जी लाने की इजाज़त दे दी। हर रोज़ रास्ते में रुककर किसी न किसी औरत से पूछा करती थी कि बनारस स्टेशन किधर पड़ेगा, यहाँ से स्टेशन पर कैसे जाया जाता है। ये सब मालूमात इकट्ठी करते करते भी मुझे 5 महीने लग गए थे। आखिर मेरी आज़ादी का दिन भी आ गया था। मैंने मामूली के मुताबिक घर के काम काज निपटा लिए और सास को खाना बनाकर दे दिया। सास के खाने में मैंने नींद की दवाई मिलाकर रख दी थी, इसलिए खाना खाते ही वह सो गई। बच्चे स्कूल गए हुए थे, रुस्तम अपने काम पर गया हुआ था। घर से कुछ पैसे उठाया और मैं फरार हो गई। मुझे सारी मालूमात हासिल हो चुकी थी, इसलिए मुझे खुद पर बड़ा भरोसा था, मगर कमबख्त डर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। डरते डरते मैं बस में बैठ गई थी और कुरान शरीफ के सूरतें पढ़ती रही। सारा रास्ता काट दिया था। जब मैं मद्रास के बस स्टॉप पर उतरी तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अब मैं कहाँ जाती, फैसला कठिन था, मगर मैं अपनी सहेली के घर की तरफ चली गई। मुझे देखकर वह बिल्कुल सिमट कर रह गई थी। वह बोली, तुम कहाँ से आ गई हो? तुम्हारी शादी तो बनारस में हुई थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें कैसे मालूम? वह बोली, खुद तुम्हारी बारात वाले दिन तुम्हारे घर गई थी। तुम्हारी बारात बड़ी धूमधाम से वापस गई थी। अब मैं चौंक गई थी। मैंने सारा किस्सा अपनी सहेली को सुना डाला था। मैंने उसे बताया, मैं तो घर से भाग गई थी। मैंने उससे कहा कि मैं तो अरबाज के घर में थी। न जाने मुझे किसने अगवा करके बनारस ले गया था। मुझे तो अरबाज उठाकर ले गया था, इसलिए उसने मुझे चंद रोज अपने घर में ही छुपा कर रखा हुआ था। वह बहाने बहाने से मेरी मम्मी के घर जाकर मेरे बारे में पूछताछ भी करता था। मम्मी उससे कोई जवाब नहीं देती थी। शायद मम्मी के मेरे ससुराल वालों के साथ कोई बातचीत नहीं था। मैंने अपनी सहेली के साथ राय मशवरा करके अरबाज के घर मिलने का इरादा बना लिया था। इसलिए मैंने शाम के बाद का टाइम ठीक किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे रास्ते में देख ले। इसलिए मैं सबसे छुपती छुपाती अरबाज के घर पहुंच गई थी। अरबाज के घर का दरवाज़ा हमेशा खुला ही मिलता था। मैं बेधड़क उसके घर में दाखिल हो गई थी। मुझे अरबाज के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वह तेज तेज बोल रहा था, शायद किसी के साथ उसका झगड़ा हो रहा था। बोला, अगर लड़की घर से भाग गई तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ना ही मैं कोई पैसा वापस करूंगा। मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं उल्टे कदमों वहां से वापस आ गई थी। मैंने अपनी सहेली को सारा किस्सा सुनाया तो वह भी काफ़ी परेशान हो गई। अब हमें समझ आ रहा था किससे अब मदद मांगी जाए, इसलिए मैंने अपनी सहेली की राय पर अमल करने की ठान ली थी। हम दोनों सीधे थाने गए, अरबाज के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने उसे चंद दिनों में ही गिरफ्तार कर लिया था। मैं उससे मिलने गई तो वह बिल्कुल चौंक गया था। वह बोला, तुम्हें हमारी प्लानिंग कैसे पता चल गई थी? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे अगवा में मेरा भी हाथ है? अरबाज की बात सुनकर मुझे बहुत तेज करंट लगा था, लेकिन मैं मुस्कुराकर बोली, खैर, मुजरिम अपने पीछे कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही देता है। तुमने भी निशानियां छोड़ी थी। मुझे बताओ कि आखिर तुमने सबको क्यों अगवा किया? अरबाज बोला, मैं कोई पुलिस वाला नहीं था। मैं तुम्हारे माँ के गैंग का ही आदमी हूँ। तुम्हारी फैमिली में रिवाज था कि तुम लोग लड़कियों को बेच दिया करते थे, इसलिए सुर्ख रंग के धागों का ड्रामा रचाया जाता था। उस धागे पर निशान लगाया जाता था। जैसे ही लड़की बेहोश हो जाती, वह अपनी लड़की को बेच देते थे और उनका खरीदार उनको उठाकर ले जाया करते थे। वह एक साथ ग्रुप में होते थे और सुबह फिर खाली बारात वापस ले जाते थे, क्योंकि लड़की को तो पहले ही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाता था। तुम्हारी बहन अनीसा ने भी उस रात बड़ी चालाकी की थी। उसने वह धागा हाथ से उतार दिया था, इसलिए वो बेहोश नहीं हुई थी। जब उसके खरीदार आए तो वह डर गई, इसलिए चीखने चिल्लाने लगी थी। वो बौखला गई और उसे उठाकर ले गए। हर लड़की जो बेची जाती थी वह शादी के लिए ही बेची जाती थी, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत जिद्दी थी। वह किसी भी अपने से दुगनी उम्र के आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही उसकी दुल्हन बनना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को भिखारन बना डाला था। उस दिन तुमने बाजार में जो भिखारन देखी थी वह तुम्हारी बहन थी। हमें मालूम हुआ था, फिर लड़की जिसको धागे पर शक हुआ था, इसलिए वह तुम्हारी कजन के मोहल्ले में पुलिस ऑफिसर बनाकर भेजा गया था। वह मुझ पर यकीन कर लेती। मैं उनके अपने घर में छुपाने का राय दिया था।
जहाँ से उसके ग्राहक उसे उठाकर ले जाते थे। लेकिन तुम दोनों बहनों ने हमारे सारे गैंग को पकड़वा दिया है अपना दिमाग चलाकर, और मुझे सारे खेल की समझ आ गई थी। मैंने अपने माँ समेत घर के हर आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया था। मुझे अपनी मम्मी से और अपने पापा से सख्त नफरत हो गई थी। अब मुझे समझ आ गया था, अजीब अजीब लोग थे, वह हमारे खरीदार भी गरीब थे। अब मैं गली गली में अपनी बहन को ढूंढती फिर रही थी ताकि हम बहनें एक साथ मिलकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना सदैव प्यार और स्नेह बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों।